Okay, so in physics, our chapter system of particles and rotational motion, in that a few last topics are pending, so that we are going to cover today. So the topic is say equilibrium of a rigid body. So what is rigid body that we have seen? Okay, सो उसका इक्विलिब्रियम, एक्चुअली इक्विलिब्रियम हमने पहले भी देखा था. ओके तो पहले जो देखा था उसमें क्या था, उसमें ऐसा था कि इफ नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो दैट इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम. जब नेट फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, जीरो. मतलब कि नेट फोर्स मतलब से प्लस माइनस सारे सपोज 5 फोर्सेस लग रहे हैं तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 इज इक्वल्स टू जीरो. मतलब यहाँ पे सब हमने प्लस किया, लेकिन सपोज F2 माइनस है वो माइनस रखेंगे हम, F3 भी माइनस है तो वो माइनस रखेंगे, सारा प्लस माइनस करके हमारा आंसर अगर जीरो आ रहा है सो दैट इज इन इक्विलिब्रियम. ऐसा हमने पहले पढ़ लिया है. तो फिर से आया है इक्विलिब्रियम, क्यों? क्योंकि अब हमें सिर्फ ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम की बात नहीं करनी है, अब हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम की भी बात करनी है. इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम की बात की थी कि भाई अगर ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम पर है बॉडी तो लॉ ऑफ इनर्शिया वो फॉलो करेगा कि भाई वो अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी नेट फोर्स क्या है, जीरो है. ओके तो कोई डायरेक्शन मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगी अगर रेस्ट पे है तो, और अगर मोशन में है तो वो मोशन चेंज नहीं होगी, वैसे ही चलती रहेगी लाइक दैट. बट यहां पर हम बात करने वाले हैं दोनों की, दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम. मतलब ट्रांजिशनल तो हमने देख लिया अभी जो मैं बोला वो फोर्सेस सारे. ओके बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हम डिस्कस करेंगे. तो एज सिंपल एज दैट, वहां पे फोर्स था तो यहाँ पे फोर्स का एनालॉजी क्या है, टॉर्क. तो वहां पे नेट फोर्स जीरो था तो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पर अगर नेट टॉर्क जीरो हो तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है. सिंपल एज दैट. जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी देखी, ओके एंगुलर एक्सेलरेशन देखा, एंगुलर मोमेंटम देखा, तो वहां जो था उसकी एनालॉजी हमने यूज कर दी. वहां पे एक्सेलरेशन ए था तो यहाँ पे हमने अल्फा ले लिया, वहां पे v था वेलोसिटी तो यहाँ हमने ओमेगा ले लिया, वहां पे स्मॉल p था तो यहाँ पे क्या लिया, कैपिटल p. वहां पे स्मॉल p था तो यहाँ पे हमने क्या लिया, l. ओके सो हमने l लिया. सो लाइक दैट जस्ट एनालॉजी ही यूज करनी है. सो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, तो लिख लो एक सेंटेंस लिख लो, दैट इज से अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी, लिखो अ रिजिड बॉडी is said to be in mechanical equilibrium. A rigid body is said to be in mechanical equilibrium if और से if निकाल दो, से when total force on the body is zero, when total force on the body is zero and total torque on the body is zero, and total torque on the body is zero. सो वही चीज बता रहे हैं कि एक रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तब हम कैसे बोल सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है. तो जैसे हमने लिखा कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, कौन से इक्विलिब्रियम की बात है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब जैसे वहां पे मैकेनिकल एनर्जी में हम पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों की बात कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हम बात करेंगे कि से ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम. मतलब कहने का मीनिंग है कि नेट फोर्स आर जीरो एज वेल एज नेट टॉर्क इज जीरो. ओके तो वो चीज हमने लिखी. उसी को दूसरे सेंटेंस में लिखना हो तो लिखो when rigid body is in transitional and rotational equilibrium.
in transitional and rotational equilibrium, then it's called in mechanical equilibrium. Then is called in, say, mechanical equilibrium. समझ में आया? सिंपल ही है। पहले हमने एक वर्ड में बात की क्या, कि अगर नेट फोर्स 0 हो और नेट टॉर्क 0 हो तो उसे हम बोलेंगे कि भाई वो इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अभी दूसरे में हमने बोला कि भाई नेट फोर्स 0 हो मतलब ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम है। सो अगर ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क 0 है। सो नेट फोर्स 0 है या नेट टॉर्क 0 है और से ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम है या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तब हम बोलेंगे कि रिजिड बॉडी वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। दैट्स इट, सिंपल। इसका एक थोड़ा चेंज्ड वर्जन भी है। चेंज्ड वर्जन मतलब दोनों में से सिर्फ एक ही हो तो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम है बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। ओके, तो लिखो उसके लिए, इट इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, इट इज इन translational equilibrium and not in rotational equilibrium then it is in partial equilibrium. पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, दो में से एक है और दूसरा नहीं है। इन शॉर्ट यहाँ पे हमने लिखा कि ट्रांसलेशनल है और रोटेशनल नहीं है, लेकिन उसका उल्टा भी वही है। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो एक हमने देखा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जिसमें दोनों इक्विलिब्रियम है, और दूसरा अभी हमने देखा पार्शियल इक्विलिब्रियम जिसमें सिर्फ एक ही इक्विलिब्रियम है, दोनों में से कोई एक है और दूसरा नहीं है, उसको बोलेंगे हम पार्शियल इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल देखे तो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यही मेरा से रॉड है। ओके, ये रॉड में मैं एक फोर्स यहां से लगा रहा हूं और दूसरा फोर्स में यहां से लगा। यही एग्जाम्पल मैंने पहले बताया था, लेकिन उसमें अब थोड़ा चेंज है। क्या, इसको मैं ऐसे यहां से फोर्स लग रहा है और यहां से फोर्स लग रहा है, तो दोनों साइड से अगर फोर्स लग रहा है तो क्या लग रहा है कि ये, और मैं बता रहा हूं कि बोथ द फोर्सेस आर से ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यू कैन सी, एंड इन इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो अब ट्रांजिशनल मोशन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों? ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल फोर्सेस है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि देखो दोनों यहाँ अलग अलग पॉइंट पे है। ऐसा समझो कि एक पॉइंट यहाँ पर है, नीचे यहाँ पर है फोर्स, दूसरा यहाँ पर है, क्या क्या करना पड़ रहा है। ओके तो एक फोर्स ऊपर से यहाँ लग रहा है और नीचे से यहाँ लग रहा है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ट्रांसलेशन मोशन होगी, रोटेशनल होगी, नहीं होगी। बट अगर मैंने एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया तो ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं होगी, क्योंकि दोनों की इक्वल मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन एक होगी तो ये देखो दोनों ऊपर से लगे, अब होगी ट्रांसलेशन मोशन, होगी, क्योंकि ऐसे चला जाएगा, वो फोर्स लग रहा है। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड है तो नहीं होगी। ओके, और अब जो मैंने बताया कि रोटेशनल मोशन हो सकती है, ऐसे करके गोल घूम सकता है। ओके, ऐसे करके गोल, क्योंकि ये ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है और ये नीचे जाने की ट्राई कर रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन होगी। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम का। क्यों पार्शियल?
क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन तो नहीं है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। और वो एग्जाम्पल बताया मैंने, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है क्योंकि मूव हो रहा नहीं, नेट फोर्स 0। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशन होने वाला नहीं है, यहाँ बीच में फोर्स लगाया हुआ है। तो सो वो हमारा हो गया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल। अंडरस्टूड? ओके। वही चीज है जैसे कि लाओ बॉटल लाए, वो पानी लाए, पानी नहीं लाए, लाए लाओ जल्दी जल्दी। हाँ, तो जैसे कि ये हमारा बॉटल है, ओके। अब ये तो भरा हुआ है, थोड़ा ऐसे पकड़ना, ओके। सो अब हमें अगर खोलना है, खोल दिया सर क्या? हाँ ठीक है, खोल दिया, बट हम ये लॉजिक अगर यूज करें तो देखो, जैसे ये दो, एक इंडेक्स फिंगर और थंब से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे पकड़ा हुआ, तो मेरी इंडेक्स फिंगर है वो अपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रही, ऐसे ऐसे फोर्स लगा रही, ओके, ऐसे थोड़ा तो खुल जा, ओके, ऐसे फोर्स लगा रही है अपर डायरेक्शन, ओके। और ये मेरा जो थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ऐसे नीचे ऐसे खींच रहा है, और ये ऊपर जा रहा है। तो देखो दो डिफरेंट पॉइंट हो गए, एक ही पॉइंट नहीं है, दो डिफरेंट, क्योंकि बीच में डिस्टेंस है ना, तो दो डिफरेंट पॉइंट है और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। लाइन, एक की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे यहाँ है, दूसरे की यहाँ है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गई हमारी कौन सी मोशन हो गई? रोटेशनल मोशन हो गई ना, ओके। ये रोटेशनल मोशन हमारी हो गई। तो ये ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, लेकिन रोटेशनल मोशन तो हो रही है, ओके, मतलब फोर्सेस लग रहे हैं। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम है क्योंकि ट्रांजिशनल मोशन नहीं, इक्विलिब्रियम मतलब फोर्सेस आर जीरो। हाँ, तो रोटेशनल ट्रांजिशनल मोशन कहाँ हो रही है? नहीं हो रही है, बट रोटेशनल मोशन हो रही है। समझ में आया? तो एक ऐसे रॉड का एग्जांपल समझ लो, एक ये एग्जांपल समझ लो, और से नट एंड बोल्ट, ओके, ऐसे यही है नट एंड बोल्ट, ऐसा समझो, ये नट है और ये बोल्ट है, ओके। तो हम ऐसे ही लगाते हैं उसको, ये अंदर जाएगा और ये बाहर आएगा, यहाँ पे होल होगा नट के अंदर, तो ये ऐसे हम घुमाएंगे तो ये बाहर आने की ट्राई कर रहा है और ये अंदर जाने की ट्राई कर रहा है। पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम है। तो देखो ऐसे 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 करके वो खुल जाएगा और से बंद भी होगा, ये ऐसे बंद होगा, टाइट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सारे एग्जांपल है, ये सारे एग्जांपल है हमारे इक्विलिब्रियम के। अंडरस्टूड? सिंपल था ये तो, ओके। देखो यहाँ पे बुक में भी तुम्हें कैप गिवन है, ये रहा, ओके। सो बुक में जो कैप गिवन है इसको कपल भी बोलते हैं। क्या? कपल, वो हस्बैंड वाइफ वाला कपल नहीं। ओके, कपल मतलब दो, जैसे कि हम पैर की बात करते हैं, ओके, जूते, ओके, माई कपल ऑफ शूज, ऐसे नहीं बोलते। तो कपल ऑफ सॉक्स, ओके, तो वो पैर में ही होते हैं इसलिए कपल बोलते हैं उसको, ओके। तो पैर मतलब कपल। सो यहाँ पे पैर मतलब जैसे अभी हमने दो पॉइंट लिए, इंडेक्स फिंगर और ये थंब, तो दो ही पॉइंट है, मतलब एक फोर्स ऊपर जा रहा है, एक फोर्स नीचे जा रहा है, तो ये दो फोर्स हुए ना, तो इसलिए कपल। आगे हम अभी कपल पढ़ने ही वाले हैं, ओके। तो देखो से लिखो, कपल के लिए लिखो, कपल दैट इज अ पेयर of equal and opposite forces, of a pair of equal and opposite forces with different line of action, with different line of action। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है? डिफरेंट है। ऐसा पेयर कपल मतलब पेयर, तो उनका पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस है लेकिन ऑपोजिट भी है। ये क्या बात है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये बात हुई, ओके। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वर्ड का यूज नहीं किया गया है, लेकिन बोला गया है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। लेकिन एक चीज भी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। क्या? डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। अभी हमने यूज किया, कैप को खोला, ओके, तो ये पॉइंट ऊपर और ये पॉइंट नीचे, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकल है लेकिन है डिफरेंट। एक यहां लग रहा है और दूसरा यहां लग रहा है। अगर जैसे अभी मैंने ये पेन का ऊपर लगाया था, एक ऊपर और नीचे, तो यहां पर भी इक्वल मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट फोर्सेस है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस यहां पर भी है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई? सेम हो गई।
कि यहाँ ऊपर से लग रहा है और वहीं नीचे से लग रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। लेकिन अगर वापस वो था पहले वाला केस कि यहाँ ऊपर से लग रहा है और यहाँ नीचे से लग रहा है, तो क्या ये कपल फोर्सेस है? ये ऊपर से फोर्स लग रहा है और ये नीचे से फोर्स लग रहा है, क्या ये कपल फोर्सेस है? क्यों? क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। ये यहाँ पे है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। लेकिन अगर मैं ऐसे सेंटर में लगाऊं तो इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, बट लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, सो दे आर नॉट कपल। तो कपल समझ में आ गया, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बट लाइन ऑफ एक्शन शुड बी डिफरेंट, अलग होनी चाहिए, एक ही पॉइंट पे नहीं होनी चाहिए, तब हम उसको कपल बोलेंगे। एंड दैट रिजल्ट्स इन रोटेशन, ओके, विदाउट ट्रांसलेशन। जहां भी कपल होगा तो वो क्या होगा, लिख लो, कपल रिजल्ट्स इन रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन। कपल रिजल्ट्स, कपल रिजल्ट्स इन रोटेशन, couple results in rotation without translation। जस्ट अभी इंग्लिश पढ़ा रहा था इन लोगों को, तो अभी जस्ट ये बोला, उसके बाद ऐसे थॉट आ रहा है, क्योंकि तुम लोग लिख रहे हो तो मेरे माइंड में अभी ब्लैंक हो गया है, तो वो थॉट आ रहा है, तो मुझे लगा यार सुबह उठना है, कितना कुछ एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, कितना कुछ करना है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, रोज उठा ही नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है। क्यों नींद पूरी नहीं हो रही है? जल्दी नहीं सो रहे हैं, सारे रीजंस हैं, लेकिन फिर एक नींद की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर तुरंत ही आंसर आया, अभी तो तूने पढ़ाया, बोधि धर्मा ने अपनी आईलिड्स निकाल दी थी काट के, तब जाके। क्यों? क्योंकि वो स्लीप हर्डल बन रही थी मेडिटेशन में, तो बोधि धर्मा ने अपनी दोनों आईलिड्स काट के फेंक दी, क्योंकि वो स्लीप, उससे स्लीप आ रही है, हर्डल बन रही है और मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, ऐसे पेन क्रिएट कर दिया कि अब वहां पे रेस्ट आएगा ही नहीं। ऐसा पेन क्रिएट किया है कि वहां पे रेस्टिंग सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होगी, अब मैं अच्छे से मेडिटेशन कर सकता हूँ। तो दैट इज द सेल्फ डिसिप्लिन का क्या लेवल है। और हम छोटी छोटी बातों में कह रहे हैं, आज तो 12 बजे सो गए, आज तो सोते सोते 1 बज गए, अब कैसे 5 बजे उठेंगे, 4 घंटे सो जाए क्या, ये सारे एक्सक्यूजेस है। मेरी बात कर रहा हूँ, ओके, तुम्हारी भी अंदर शायद इंक्लूडेड हो ही जाए, बट हम ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं, ओके। सो कहने का मीनिंग है कि दूसरे दिन कोई इम्पोर्टेंट काम होगा तो उठ भी जाते हैं। हाँ, यस, रोज उठती हूँ सुबह, भले नींद आ रही हो, यस, वही चीज है कि एग्जाम हो तो एक प्रेशर सिचुएशन है, उठ गए, भले ही लेट सो गए, 1 बजे तक पढ़ रहे हो, फिर भी 5 बजे उठ गए, प्रेशर सिचुएशंस, ओके। और यहाँ पर अरे कल लेट सो गए थे तो फिर कैसे उठेंगे, अरे फिर उठ तो जाएंगे, फिर सिर दर्द होगा तो ओके, फिर चाय पीनी पड़ेगी, फिर दोपहर को तो आज टाइम भी नहीं मिलने वाला सोने के लिए, कितनी थॉट्स आ जाएगी। भाई तू उठ तो जाए एक बार, ओके। तो मैं ट्राई करूंगा कल से। ओके चलो, अदरवाइज बहुत ही बढ़िया है सब कुछ। अगर पढ़े, अगर इन लोग को पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसे ही क्या, मैं ऐसे वर्ड्स निकल गए मुंह से, इतना ज्यादा मुझे नहीं पता, फिर लगा कि क्यों नहीं पता भाई, ये तो तेरा इंटरेस्ट है बोधि धर्मा के बारे में, क्यों नहीं पता। ये इंडियन लेजेंड है, गॉड मानते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी बोधि धर्मा को गॉड मानते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क है, ओके। सो स्क्रिप्चर्स अगर पढ़े, ओके, जैसे कल मैंने तुम्हें वो बात बताई थी, किसकी, वाल्मीकि जी की, जिनका नाम क्या था, रत्नाकर, ओके। सो दैट इज द थिंग, ओके। वैसे ही कल मैंने एनालिसिस किया, क्या पता है, अष्टवक्र। तो एक अष्टवक्र जी भी एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे, यू कैन से सेज थे, और उन्होंने गीता भी लिखी हुई है, उनकी गीता, ओके। जो कृष्ण जी ने कहा है तो वो हम भगवत गीता बोलते हैं, क्योंकि भगवान ने बोला है, और अष्टवक्र जी ने भी अपना ज्ञान दिया है। हाँ ऑब्वियसली उसमें तो सब कुछ ही इंक्लूडेड है भगवत गीता में, तो हमें लगेगा कि उसके जैसा ही है, तो उसके जैसा ही होगा ना, उसमें सब कुछ आ गया है, लेकिन कहने का मीनिंग थोड़ा बहुत अलग। उन्होंने अपनी गीता बोली, उसे बोला जाता है अष्टवक्र गीता, उन्होंने खुद की ली, और बहुत ज़्यादा फेमस है अष्टवक्र गीता। उनके बारे में यस्टरडे आई वाज एनालाइजिंग, बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी थी, और
वो इतने नॉलेजेबल थे कि उन्होंने चैलेंज दिया था। बहुत अच्छी स्टोरी है। कभी जैसे कल हमने ड्यू टू पावर कट हमने डिस्कस की थी, ऐसी कोई सिचुएशंस बनी तो ये एक एडिशन है, ये एक मतलब बताऊंगा स्टोरी अष्टवक्र जी की। ओके चलो तो हाँ वही बात कर रहे हैं। तो कपल, ओके तो कपल मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बट लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके तो एक सेंटेंस हमने जो लिख लिया वो क्या कि रिजल्ट्स इन दी रोटेशन विदाउट दी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन नहीं होगा, रोटेशन होगा। जैसे कि यहां पर मैंने बताया, ओके यहां पर हमने बताया कि ये फोर्स ऊपर से और ये नीचे से, तो ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, रोटेशन होगा। तो ये दोनों फोर्सेस कपल है। कैप तो ये घुमाया यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये कपल है। सोडा बॉटल खुली हो पहले, अब तो बहुत कम मिलती है लेकिन मिलती है, मैं लाता हूँ मम्मी के लिए। तो वो सोडा बॉटल कैप वाले से फोड़ते हैं वो, ओके कैप खोलते हैं ना वो कैप ओपनर से, तो वो कैसे वर्क करता है देखो। ऐसे है कैप, तो ऐसे नीचे थोड़ा हम रखेंगे और फिर ऐसे करेंगे, तो यहाँ वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट ऐसे ऐसे हमने ऐसे नीचे रखा, ऐसे रखा, ऐसे ऐसे अंदर डाला थोड़ा। अब ये बीच वाला पार्ट नीचे जाएगा, जहां पे ये इसकी पॉइंट है वो नीचे जाएगा और ये एंड वाला पार्ट ऊपर जाएगा। देखो ऐसे डाल दिया, ऐसे डाला, ओके तो ये जो इसका पॉइंट जहां गया है वो पॉइंट कहां जा रहा है, नीचे, और ये पॉइंट कहां जा रहा है, ऊपर, ऐसे ऐसे। तो ये ओपन हो गया बॉटल ओपनर जो हम खोलते हैं। तो एक पॉइंट जहां वो फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स लग रहा है मिडल में, वो मिडल का कैप जो है वो अंदर जा रहा है, जाने की जगह नहीं है, फिर भी फोर्स लगा रहा है। और साइड में से हम अपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, लाइक दैट, ऐसे ऐसे करके ओपन करते हैं। तो यहां अपर डायरेक्शन में और यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, और ये ओपन हो जाता है। रोटेशनल मोशन ही होती है, ट्रांसलेशन तो होती नहीं कि कैप ऊपर गया और नीचे गया। तो रिजल्ट्स इन रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन, कौन, कपल फोर्सेस और से कपल, ओके हाँ। सो ये है कपल। देन नेक्स्ट वी विल सी द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ओके से दिस वन, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वी विल सी। सो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी इजी ही है, बहुत इजी है, बट फॉर बिफोर दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट समथिंग अबाउट द लीवर, ओके लीवर हम बोलते हैं वो, तो वो लिख लो, फिर हम प्रिंसिपल मूवमेंट देखते हैं। सो अ लीवर इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, वही चीज है, लीवर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, वैसा कब बोलेंगे, सेम वही है लेकिन लिख लो। अ लीवर इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ इट इज in both translational and mechanical, और से rotational equilibrium, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लीवर जो है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा इफ इट इज इन ट्रांसलेशनल एंड से रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो वही चीज हुई ना भाई, जो पहले बताया वही हुआ, लेकिन अभी हम लीवर की बात कर रहे हैं। लीवर क्या चीज है, लीवर एक ऐसी चीज है जहां पर तुम कम लोड लगा के ज्यादा काम कर सकते हो, मतलब फोर्स कम लगा रहे हो और काम ज्यादा हो रहा है। जस्ट लाइक ऐसा समझो कि कोई बच्चे को तुम्हें उठाना है, वो 60 kg का है, कितने का है, 60 kg का। तो 60 kg के बच्चे को पूरा उठाना है ऐसे, मतलब ग्राउंड लेवल से 3 फीट तक, तो ऐसे 60 kg का बच्चा उठाया, ओ कितना भारी है तू ओके, वैसे उठाया, कितना ज्यादा फोर्स लगेगा 60 kg के बच्चे को ऐसे उठाने में। हमारा ही फोर्स, दूसरा मशीन फोर्स इंक्लूड नहीं करना है, हमारा ही मसल्स फोर्स, हमारी ही बॉडी का फोर्स, हमारे पास जो बॉडी में जो हमने फूड खाया उससे जो एनर्जी बनी वही फोर्स का यूज करना है, वही एनर्जी का यूज करना है, और ये बच्चे को उठाना है 60 kg को। ओके, हम सपोज हम कितने के हैं, मान लो हम भी 60 के हैं या 70 के हैं, 60 को उठाने के लिए सपोज मान लो हम 70 के हैं, तो उठा तो सकते हैं, मतलब 10 kg एक्स्ट्रा है हमारे पास ओके तो हमने ऐसे उठाया, फिर भी 60 वाले को 70 होता है, कितनी मेहनत वाली काम है। लेकिन वही चीज अब तुम वो सी-सॉ पे बैठे हुए हो, 60 kg वाला यहाँ बैठा है और 70 kg तुम्हें जब
तो वो अबे नीचे उतार, बस अभी नीचे उतार, वो चढ़ा हुआ है ऐसे ऊपर। ओके, अब हमने ऐसे जमा कर बैठ गए, अब नहीं उतारूंगा तुझे, नीचे ही बैठ गए लाइक दैट। अब सोचो कि कितना इजीली कर दिया हमने, उसको उठा लिया ग्राउंड से 2 फीट 3 फीट ऊपर उठा लिया। यूज क्या किया हमने? हमारा मसल एनर्जी ही यूज किया है, यहाँ पर भी कोई मशीन एनर्जी हमने यूज नहीं किया। हमने जो फोर्स लगाया वो हमारा ही बॉडी फोर्स, हमारा ही वेट फोर्स है। हम ऐसे नीचे गए और वो ऊपर चला गया। ओके, तो इसे बोलते हैं दिमाग। उठाना है तो बोले हाँ उठा देंगे, लेकिन कैसे उठाना है वो हमें सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिमाग आ जाता है। ओके, हर चीज में बोलते हैं ना, अगर हम एजुकेटेड हो गए तो ऐसा नहीं है कि हमारा बल कम हो गया, लेकिन बल के साथ साथ हमारे पास अभी माइंड भी है। ओके, मतलब क्या एक फ्रेज भी है शायद कुछ, कॉर्ड एंड बर्ड ऐसा कुछ फ्रेज है गुजराती में। कॉर्ड इन द सेंस लॉजिक, एंड बल तो बल फिजिकल। ओके, लाइक दैट। सो वही चीज है कि तुम लॉजिक लगाओ और लॉजिक लगा के उसको करो। जैसे कि हाँ, वो तुमने देखा ही होगा, बड़ी बड़ी ट्रक्स होती है, कार होती है, तो पंचर हो जाए तो उसके नट बोल्ट होते हैं। तो अगर हमारा जो स्पैनर है इतना होता है, स्पैनर इतनी ही साइज का, तो वो स्पैनर ऐसा हमने अंदर डाला और फिर हम ऐसे फोर्स लगा रहे, इतना फोर्स लगाओगे ऐसा नहीं खुलेगा, लेकिन किसी हैवी वेट ने अगर उसको टाइट किया हुआ है तो तुम्हें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो खुलेगा। लेकिन अब तुमने क्या किया, वही वो स्पैनर यूज किया है, वहां बोल्ट में लगा दिया है। बोल्ट को ऐसे नीचे करोगे तो वो खुलने वाला है, ऐसा तुम्हें पता है। ओके, तो नीचे करो या ऊपर करो, जैसे कि जनरली हम ऐसे करते हैं ना तो खुलता है, तो ऐसे मतलब ऊपर ले जा रहे हो तो खुल रहा है। ओके, तो यहां से नीचे करो तो यहां से ऊपर जाएगा, लाइक दैट। सो यहां से नीचे करना है और यहां से ऊपर जाना है। मतलब करना क्या है, हमें यहां से खींचना है और यहां से ये साइड वो स्पैनर है ऐसे हमने लगा दिया। ओके, अब यहां से नीचे तो हम ऐसे फोर्स लगा रहे लेकिन लग नहीं रहा है। अब लॉजिक लगाए तो क्या है, ये स्पैनर जितना था उतना ही है, लेकिन स्पैनर का एंड जो है, ये स्पैनर का स्टार्ट है और ये स्पैनर का एंड है। ये स्पैनर के एंड में हमने एक होलो पाइप ले लिया, होलो पाइप जिसकी लेंथ है इतनी 1 मीटर, जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। अब यहां जो एंड हुआ है वहां पे वो होलो पाइप हमने फिट कर दिया। अब हमारे पास स्पैनर की टोटल हाइट लेंथ कितनी हो गई, वो जो थी वो +1 मीटर। अब तुम्हें फोर्स लगाना बहुत इजी हो गया, इसके ऊपर तुम चढ़ भी सकते हो। शायद तुमने हाईवे पे देखा होगा, जो ट्रक होते हैं, ट्रक के टायर अगर निकालने हो तो वो लोग ऐसे लीवर डालते हैं और उसके ऊपर खुद पूरे के पूरे चढ़ जाते हैं। लीवर के ऊपर, रॉड के ऊपर खड़े हैं और ऐसे पकड़कर ऐसे जंप कर रहे हैं। क्यों? कहे जंप करेंगे तो फोर्स लगेगा नीचे और फिर ऐसे करके वो खुलेगा। लेकिन स्पैनर के ऊपर खड़े रह के तो जंप नहीं कर सकते ना, थोड़ी लेंथ चाहिए ना ज्यादा। तो वो लॉजिक हम यूज करते हैं कि ऐसे कुछ बड़ी चीज ले ली तब जाके हम यूज करते हैं। जैसे कि हम वो पंजा लड़ाते हैं, तो नहीं ऐसे पंजा लड़ाते सामने। ओके, तो ये वो साइड से फोर्स लगा, ये साइड से फोर्स लगा, लेकिन क्या करते हैं हम, ये बेंच कुछ ना कुछ ऐसे पकड़ के रखा है। क्यों? क्योंकि ये जो पकड़ के रखा है हमने, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कुछ बेंच पकड़ ली है, जहाँ पे बैठे हुए हैं वो चेयर पकड़, कुछ ना कुछ हमने रखा है, तो उसके सपोर्ट से हम ऐसे कैसे उसको फोर्स कर रहे हैं। अगर कुछ भी ना हो, दूसरा हाथ तुमने ऐसे करके रखा हुआ है, करो ऐसे करके खत्म हो जाओ। तो ऑफिशियली ये भी एक गेम है। तो ये गेम जब खेलते हैं तो क्या होता है पता है, यहां पर एक हैंडल बनाया ही हुआ होता है इतना सा, दोनों साइड, सामने वाले प्लेयर के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तो हम अगर ऐसे लगा रहे राइट की, तो लेफ्ट हैंड से वो लीवर को पकड़ना है, हैंडल को पकड़ना है। तो अब ये जो तुम फोर्स साइड पे छुपके से लगा रहे थे, तुम्हें ओपनली बोल दिया है कि ले भाई पकड़ना ही है तो ये पकड़ो, इसके अलावा और कुछ नहीं पकड़ सकते। तो ये पकड़ा, अब तुम फोर्स लगाओ, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वैसे दोनों साइड हैंडल बनाए हुए होते हैं, सो ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं। समझ में आया? यही लीवर है। ओके, चलो। सो मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट समझ रहे हैं? तो मोमेंट मतलब क्या, सो लिखो मोमेंट मींस मोमेंट ऑफ फोर्स। यहां पर जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लिखा हुआ है, तो मोमेंट का मीनिंग क्या है? मोमेंट मींस मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट मींस मोमेंट ऑफ फोर्स।
ओके, तो मोमेंट मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और से मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या, एक से ज्यादा फोर्स है। ओके, मोमेंट्स ऑफ फोर्स तो एक से ज्यादा फोर्स है, जैसे हमने अभी बात की थी कपल ऑफ फोर्सेस है। ओके, तो होगा क्या, देखो ऐसा ये लीवर है, सपोज सीसो है, सीसो में हमने अभी वो छोटे 60 केजी को उठाया ना हमने 70 केजी वाले, तो ये बीच में पूरा जो ये डंडा है, ओके, जिसके एंड पे वहां एक सीट है और यहाँ एक सीट है जिसके ऊपर हम बैठे हैं, ये बीच में जो रॉड है दैट रॉड इज लीवर, ये रॉड है क्या, लीवर। और बीच में देखना एक सपोर्ट होता है, जैसे कि एक ट्रायंगल ऐसे सपोर्ट है जिसके ऊपर ये लीवर है। लीवर क्या ऐसे ग्राउंड पे थोड़ी होता है, नहीं तो ऊपर नीचे कैसे होगा, तो एक सपोर्ट होता है ट्रायंगुलर शेप में, और वहां पे ये ऊपर जैसे कि ये सपोर्ट है और यहाँ पर ये लीवर है। ओके, ऐसे ग्राउंड पे होगा तो ऊपर नीचे कैसे होगा, तो इसको हाइट दी जाती है ये सपोर्ट से। ये सपोर्ट का नाम है फल्क्रम, इसे क्या बोलते हैं, फल्क्रम। तो ये लीवर है, और ये जो यहां जहां पिवोटेड किया जाता है, मतलब पिवोटेड इन द सेंस फिक्स करना, पिवोट मतलब फिक्स, तो जहां फिक्स किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वो पॉइंट को फल्क्रम। समझ में आया, तो देखो ये है मेरा फल्क्रम, दिस इज माई फल्क्रम, डन। और ये मेरा सीसो है। ओके, तो यहां पे दो फोर्स है, देखो ये F1 और यहां पे F2 फोर्सेस आते हैं, एंड वन रिएक्शन फोर्स इज देयर विच दिस फल्क्रम बाय द फल्क्रम ऑन द लीवर, तो ये रहा रिएक्शन फोर्स। ओके, ये F1 क्या है, ये F1 फोर्स है जो लीवर के एंड पे लगता है, जैसे हम वो दो बच्चे बैठे हुए थे 60 केजी एंड 70 केजी, वो तो है ही, एट द सेम टाइम वो उनके वेट की वजह से है दैट फोर्स, बट बीच में ये फल्क्रम ऊपर फोर्स लगा रहा है। जैसे हम बोले थे नॉर्मल रिएक्शन, तो हम अगर खड़े हैं अभी यहाँ पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है ड्यू टू द वेट, एट द सेम टाइम नॉर्मल फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है, जमीन, सॉइल और लैंड और से फ्लोर लगा रहा है, किसके ऊपर, हमारे ऊपर। इसीलिए तो वो इंक्लाइंड एजेस वाला देखा था, तो हमने बोला था कि mg तो नीचे लगेगा, लेकिन नॉर्मल फोर्स तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। याद आया, वो सब न्यूमेरिकल हमने किए हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर फोर्स है और से नॉर्मल फोर्स है, जिसको हम रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। तो ये रिएक्शन फोर्स, इसे बोलते हैं लोड। क्या बोलते हैं, लोड। किसे, ये फोर्स को। ओके, तो फोर्स को बोलते हैं लोड, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को बोलते हैं लोड आर्म। क्या बोलते हैं, लोड आर्म। ओके, एंड सपोज दूसरे फोर्स को बोलते हैं एफर्ट, एंड दूसरे फोर्स जहां लग रहा है फल्क्रम से, उसका जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है एफर्ट आर्म। लोड एंड लोड आर्म, एफर्ट एंड एफर्ट आर्म। ओके, क्यों इसी को एफर्ट बोला हमने, क्या एक्सचेंज कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा ही लेंगे। क्यों, अभी बताया ना, ये स्पैनर है, स्पैनर इतनी छोटी लेंथ का है, वहां पे फोर्स लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वहां पर ही हमने अगर होलो सिलेंडर टाइप कुछ रॉड लगा दिया, अब लेंथ बढ़ गई है, तो वहां पे हमें फोर्स लगाना क्या है, इजी हो गया है। तो हमारा फोर्स लगाना इजी हो गया, फोर्स लगाना मतलब हमारा एफर्ट, तो हमारा एफर्ट इजी हो गया। कब इजी हुआ, जब ये लेंथ बढ़ गई। तो इसीलिए जब D1 जो डिस्टेंस ज्यादा होता है, उस साइड के लोड को हम एफर्ट बोलते हैं। याद रखना, जो साइड डिस्टेंस ज्यादा होता है उस साइड के फोर्स को हम एफर्ट बोलते हैं, और जो साइड डिस्टेंस कम होता है फ्रॉम द फल्क्रम, उसको हम क्या बोलते हैं, लोड। तो लोड, एफर्ट, लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म, दैट्स इट। ये समझ में आया, क्या देखा हमने, एक लीवर है, ऐसे एक लीवर है हमारे पास, और यहाँ पे सपोज फल्क्रम है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि ये डिस्टेंस जो है ये D1 और ये डिस्टेंस जो है वो D2, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि D2 इज ग्रेटर देन D1, देयरफॉर दिस इज द एफर्ट लोड, दिस इज द एफर्ट फोर्स एंड दिस इज द लोड फोर्स।
and this one is the effort arm and this one is the load arm and this is the fulcrum. यहाँ से फोर्स लगेगा वो है F नीचे की तरफ, यहाँ भी F नीचे की तरफ और यहाँ पे रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ. डन, अंडरस्टूड. ओके, चलो. सो यहाँ पर अगर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें, किसकी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब हमें पता ही है क्या, नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो. सो नेट फोर्स जीरो लगा है तो क्या होगा, देखो नेट फोर्स जीरो हो जाए तो देखो हमारे से पॉजिटिव y को हम पॉजिटिव ऊपर और नीचे नेगेटिव ले लेंगे तो क्या होगा, से r इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 ऐसे हो जाएगा. ओके, क्योंकि फोर्सेस कितने हैं, 3 है, 2 एंड वाले और एक फलक्रम वाला. तो r की अभी इक्वल टू लिखा है इसलिए प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि जो एक ऊपर की साइड वाले एक साइड और नीचे की साइड वाले दूसरी साइड. अगर एक ही साइड लिखोगे तो प्लस आएगा माइनस आएगा. अगर ऊपर वाला प्लस है तो हम ऐसे लिख सकते हैं r माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू 0. ये क्या लिया हमने, ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम. अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ये फुलफिल्ड, कंडीशन फुलफिल्ड होनी चाहिए. अंडरस्टूड. दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम. तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब r क्रॉस f, टॉर्क. ओके, तो टॉर्क आएगा तो r क्रॉस f, r क्रॉस r मतलब वो डिस्टेंस था, वो रेडियस और डिस्टेंस. सो यहां पर है ये F1 से, यहां पे है से F2. तो हम वो लिखेंगे तो कैसे होगा, फलक्रम के लिए देखो ये F1 इंटू D1 हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है. सो से नेगेटिव ही है दोनों, F1 इंटू से D1. तो सपोज ये माइनस होगा, लेकिन दोनों ही माइनस होगा तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है. और यहाँ पर हो जाएगा क्या, F2 इंटू D2. दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, इक्वल्स टू क्या, 0. डन. ओके, ये देखो दोनों माइनस हो रहे हैं, पहले देख लेने दो. ये है ऐसे, तो ये कौन सी डायरेक्शन बनी, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज नहीं, तो दोनों अलग अलग है. ओके, देखो जनरली कन्वेंशनली हम क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज नेगेटिव. तो ये देखो ये यहाँ पर है फलक्रम, यहाँ पर है फोर्स ऐसे लग रहा है तो ऐसे डायरेक्शन बनेगी एंटी क्लॉकवाइज. तो ये पॉजिटिव F1 होगा पॉजिटिव, और F2 तो F2 और ये फलक्रम तो ऐसी डायरेक्शन होगी, तो ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो जनरली उसको हम क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, नेगेटिव. सो ये आ गया नेगेटिव. अंडरस्टूड. ये याद रखना है न्यूमेरिकल में. ऐसे उल्टा भी ले सकते हैं हम, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव. लेकिन कन्वेंशनली तुम अगर सारी बुक में देखोगे, कोई भी रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी में देखोगे तो ये कन्वेंशन फॉलो होते हैं. ओके, सो F1 इंटू D1. यहां पर देखो तुम्हें सिर्फ अपर और माइनस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, वो कब देखना है, जब ट्रांसलेशन की बात हो तब. लेकिन रोटेशनल में तो तुम्हें घुमाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि बीच का डिस्टेंस तुम कंसीडर कर रहे हो. अदरवाइज तो ये भी नेगेटिव है अभी और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों को अभी जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में नेगेटिव लिखा, लेकिन हम वो कहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं. ओके, ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो रोटेशनल के लिए रोटेशन करवा कर देखो तो दोनों की अगर सेम डायरेक्शन है, दोनों की क्लॉकवाइज है या दोनों की एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों की सेम साइन होगी. ओके, दोनों की अगर माइनस हो तो माइनस कॉमन निकल जाएगा और दोनों प्लस हो जाएंगे. दोनों की प्लस हो तो प्लस, मतलब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस आएगा, दोनों अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो एक प्लस और एक माइनस आएगा. ओके, सो F1 D1 F2 D2. और यहां पर से अगर हम देखें तो ये वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमें मिल जाएगा F1 D1 इज इक्वल्स टू से F2 D2. अंडरस्टूड. ओके, तो यही है हमारा, देखो ये रहा D1 F1 D2 F2. तो है क्या, D1 क्या है हमारा, सपोज यहां देखे तो लोड आर्म. F1 क्या है हमारा, लोड, इज इक्वल्स टू D2 F2 दैट इज एफर्ट आर्म एंड से एफर्ट. ओके, तो उसी को वर्डिंग में लिखा हुआ है, लोड आर्म इनटू लोड इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म इनटू द एफर्ट. The above equation expresses the principal moments for a lever. तो ये principal moments दिखा रहा है for a lever. Okay. Then say the ratio of F1 by F2 is called the mechanical advantage MA. तो ये याद रखना, mechanical advantage that is the capital MA. वो क्या है, वो है रेशियो ऑफ से F1 by F2.
तो रेशियो ऑफ F1 बाई F2 दैट मीन्स कि F1 जो है और F2 जो है, तो F1 बाई F2 इज इक्वल्स टू D2 बाई D1 एंड D2 इज द लार्जर से आर्म, ओके, डिवाइडेड बाय, मतलब लार्जर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्मॉलर डिस्टेंस। क्योंकि अगर यहां पर हमने किया F1 D1 इज इक्वल्स टू F2 D2, तो अगर हमने D2 रखना है यहाँ पर तो हम ऐसे लिखेंगे F1 बाई F2 इज इक्वल्स टू, ये D1 यहाँ चला जाएगा तो D2 बाई D1। तो D2 क्या है, लार्जर डिस्टेंस, और D1 है स्मॉलर डिस्टेंस। तो यही तो बेनिफिशियल है। अगर इससे उल्टा हो गया तो D1 बाई D2, तो भाई D1 जो है मतलब वो तो स्मॉलर डिस्टेंस है, तो भाई हमारा स्पैनर ऐसे ही स्मॉलर था। अब तुम बोलोगे कि स्मॉलर को, ये स्पैनर को और काट दो और फिर जाके फोर्स लगाओ, तो और हार्ड बना रहे हो। हमें तो एडवांटेज की बात करनी है, मैकेनिकल एडवांटेज की बात करनी है। सो ये D2 बाई D1 ही होना चाहिए और ये F1 बाई F2 ही होना चाहिए, तभी जाके सॉल्व होगा। ओके, सही आंसर आएगा। तो तुम्हें देखना क्या है कि D1 D2 साइन पे मत जाओ। मैं तो भाई इसको D2 इसको D1 बोल दूं और इसको D2 बोल दूं, तो ये रटा हुआ गलत हो जाएगा। तो याद क्या रखना है, लार्जर डिस्टेंस अपॉन दी स्मॉलर डिस्टेंस, दैट इज दी D1। यहाँ पे देखो D2 जो है वो लार्जर डिस्टेंस है और नीचे D1 है वो स्मॉलर डिस्टेंस है। तो वैसे याद रखो, लार्जर डिस्टेंस अपॉन दी स्मॉलर डिस्टेंस। अंडरस्टूड? ओके, चलो। हाँ, सो ये है मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ देखो लिखा हुआ ही है, इफ द एफर्ट आर्म D2 इज लार्जर देन द लोड आर्म द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। ऑब्वियसली अगर D2 D1 से ज्यादा होगा तो उनका रेशियो ग्रेटर देन 1 ही होगा ना। से 2/1, तो आंसर इज 2, तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। D2 इज ग्रेटर देन D1। और अगर D2 छोटा होगा D1 से तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 1। सिंपल है। ओके, तो वही चीज लिखी हुई है। सेकेंडली, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस दैट द स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। दूसरे सेंस में, अभी हमने डिस्टेंस की बात की थी और यहां पर अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लोड की बात कर रहे हैं। तो F1 एंड F2, ओके, तो ये जो है D2 वो लार्ज डिस्टेंस है और एफर्ट जो है वो अब हम कम लगा रहे हैं। सो एक्चुअल में ये जो F2 है विच इज लेस देन दैट ऑफ द F1। ओके, तो क्योंकि ऐसा समझो, अरे भाई चलो, अरे हाँ, से मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू से D2 बाई D1 इज इक्वल टू से F1 बाई F2। ओके, ऐसा था, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि D2 दैट इज द लार्जर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्मॉलर डिस्टेंस। ये तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में था कि अगर D2 इज ग्रेटर देन D1 देन मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। हमें तो ग्रेटर देन 1 ही चाहिए क्योंकि हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं। ओके, अभी यहां पर भी अगर ग्रेटर देन 1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अगर F1 बड़ा है और F2 छोटा है तभी ग्रेटर देन 1 होगा। सोचो कि F1 कम है और F2 बड़ा है, मतलब से F1 कम है और F2 बड़ा है 1/2, तो ये तो लेस देन 1 हो जाएगा ना। लेकिन हमें क्या बताना है, ग्रेटर देन 1। ओके, तो F1 ज्यादा होगा, से लार्जर फोर्स, लार्ज लोड, से लार्ज लोड अपॉन दी स्मॉल लोड। डन, समझ में आया? ये स्मॉल लोड मतलब F2 मतलब कौन सा, एफर्ट वाला जो हम लगा रहे हैं, दूसरी साइड जो हम लगा रहे थे F2, तो वो कम है, तो अच्छा है ना भाई, हमें कम फोर्स लगाना है और कम फोर्स से हम ज्यादा लोड को लिफ्ट कर पा रहे हैं। F1 लोड ज्यादा है, उसको हम कम एफर्ट लगाकर, वो 60 का है और सपोज हम समझो कि हम भी 60 के हैं, दोनों 60 के हैं, सपोज सीसॉ खेल रहे हैं हम, दोनों 60 के हैं, फिर भी अगर हमें जीतना हो तो क्या करोगे, वो भी ज्यादा जोर लगाएगा। फिर लॉजिक लगाओ जैसे लीवर में लॉजिक लगाया वैसे लॉजिक लगाओ। क्या लगाया, आंसर ही बोल दिया मैंने तो।
जैसे लीवर में लॉजिक लगाया वैसे ही लॉजिक लगाओ। उसका वो ज्यादा रखना है, हाँ। distance। उसका डिस्टेंस ज्यादा रखना है, मतलब तुम बैठने से पहले ही चेक कर लो कि फलक्रम कौन सी साइड में है। ओके, मतलब कि ये तुम्हारा सीसो है। ओके, तो एकदम सेंटर में फलक्रम नहीं होगा। ओके, अगर 60-60 के आ गए तो कुछ होगा ही नहीं। तो तुम देखो कि सपोज फलक्रम ऐसे है, तो ये डायरेक्शन छोटा है और ये डायरेक्शन बड़ा है। चलो बताओ तुम कहाँ बैठोगे, राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में बैठो। तो अगर दोनों 60-60 के हैं तो लॉजिक यूज करो, पहले ही देख लो कि फलक्रम कौन सी साइड में है। अगर राइट हैंड साइड पे है फलक्रम तो तुम लेफ्ट में बैठ जाओ, और लेफ्ट हैंड साइड पे है तो तुम राइट पे बैठ जाओ। मतलब कि तुम्हें वो जो आर्म डिस्टेंस है वो ज्यादा रखना है, तो उससे तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि एफ पे तो तुम काम ही नहीं कर सकते, तुम्हारा एफ और उसका एफ सेम है बाय एम जी। जी दोनों का 9.8 है और एम दोनों का सेम है, तो एफ तो दोनों का सेम हो गया। लॉजिकल क्वेश्चन है, जी डबल नीट में आ सकता है कि ये तो बन गया अभी, बट आ सकता है क्या एफ दोनों का सेम है, तो चेंज तो तुम कुछ कर नहीं सकते। अब मैकेनिकल एडवांटेज लोगे कैसे? क्योंकि F1 और F2 सेम हो गए, तो भाई D1 और D2 भी तो है, फलक्रम को चेंज करो। एक्चुअल में अगर चेंज कर सकते हो तो चेंज करो, लेकिन चेंज नहीं कर सकते तो देख लो कि कहां पर है। अगर वो भी सेंटर में ही है तो कुछ नहीं हो सकता, अगर वो भी सेंटर में तो कुछ नहीं हो सकता। मैकेनिकल एडवांटेज विल बी 1, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। लेकिन सेंटर में नहीं है तो यू कैन चूज योर seat accordingly so that mechanical advantage you will get. Understood? समझ में आ रहा है? Okay. So that is about the mechanical advantage. यहाँ पे again दूसरा भी लिखा हुआ है, पहले हमने बोला large distance by smaller distance, अब हम बोल रहे हैं large load by small load. Therefore, there are several examples of a lever around you beside the seesaw. Seesaw के around seesaw के बाद भी दूसरे भी examples हैं. The beam of a balance is a lever. तो balance जो कर रहे हैं वो lever ही है. Try to find more such examples and identify the fulcrum. देखा, fulcrum को identify करो. That is the thing. The effort and the effort arm, load and the load arm. You may easily show that the principle of moment holds even when the parallel forces F1 and F2 are not perpendicular but act at some angle to the lever. मतलब ये तो परपेंडिकुलर लिया ना, F1 एंड F2 परपेंडिकुलर, जो लीवर है उसके एकदम परपेंडिकुलर लग रहा है, लेकिन अगर एंगल पे लग रहा हो तो भी ये चीज सही है, ऐसा बोल रहे। डन? ओके, तो ये था हमारा प्रिंसिपल मोमेंट। ओके, देन हाँ चलो, सो नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इससे पहले हमने बात कर ली है सेंटर ऑफ मास की। क्या था वो सेंटर ऑफ मास? मतलब इक्वेशन नहीं, ऐसे ही, मतलब कंसेप्ट क्या था सेंटर ऑफ मास? मतलब मेन मास कंसंट्रेटेड हो, तो मेन मास किसे बोलेंगे? समेशन समेशन ऑफ, यस, मतलब कि पूरी बॉडी का सारा मास जो पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते थे। अब हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दोस टू, दोनों अलग अलग है। ओके, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों डिफरेंट है। सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ लिया है, अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। लिख लो तो तुम्हें पहले ही डिफरेंस समझ में आ जाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी at the point where the total gravitational torque of the body, the total gravitational torque of the body is zero. टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑफ द बॉडी जहां पर जीरो हो जाती है। क्या? टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑफ द बॉडी जहां पर जीरो हो जाती है, वो पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर से बता रहा हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंटर ऑफ मास हमने बोला तो वो ऐसा पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क, क्या? ग्रेविटेशनल टॉर्क जीरो हो जाता है। अभी समझाता हूं, लेकिन लिख तो लिया तुमने।
लिखो एक और, as soon as net torque acts, as soon as net torque acts, ACTS acts, it rotates and it falls. It rotates and it falls. और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो सेंटेंस है वो भी लिख लो. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी coincides with the center of mass, coincides with the center of mass if G, gravity G is uniform throughout the body. If gravity G is uniform throughout the body. दूसरा सेंटेंस, center of mass has nothing to do. Center of mass has nothing to do with gravity. सेंटर ऑफ मास को ग्रेविटी से कोई लेना देना है नहीं. वो तुमने वो सेंटर ऑफ मास मतलब टोटल मास जहां कॉन्सेंट्रेटेड हो, ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है. सो हैज नथिंग टू डू विद ग्रेविटी. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द, it depends only on the distribution of mass of the body. It depends only on the distribution of mass, distribution of the mass of the body. Okay. So वही बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास को ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है. वो तो सेंटर ऑफ मास हमारा है जहां पे दोनों हमने देखा. सेंटर ऑफ मास मतलब जहां पे पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है वो पॉइंट, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब पूरी बॉडी का ग्रेविटेशनल टॉर्क जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है वो पॉइंट, और से पूरी बॉडी का ग्रेविटेशनल टॉर्क जहां जीरो हो जाता है. ओके, वो पॉइंट. दोनों डिफरेंट पॉइंट होते हैं, दोनों एक ही पॉइंट बन जाते हैं. मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाता है. कब? जब सब जगह जो जी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. वो पहला सेंटेंस जो हमने लिखा हो कि जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ओके, सो दैट इज द थिंग. ये दो पॉइंट है. अब इसको समझते हैं. पहला तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने बोला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर ऑल द ग्रेविटेशनल टॉर्क इज जीरो, और से समेशन, और से ऑल द इन द सेंस टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क इज जीरो. टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क मतलब ये ऐसा कोई बॉडी है, ऐसा समझो ये बॉडी है. ओके, अनइवन शेप का, और से हम कोई शेप ले लेते हैं, से चक्र है और से सीडी है. ओके, सीडी जो पहले आती थी. ओके, सो ऐसी सीडी है यूनिफॉर्म. ये मैंने यूनिफॉर्म नहीं बनाई बट है हमारे पास. वैसे तो शेप छोड़ो ना, अभी समझो. ओके, सो ये हमारा क्या है, से सीडी है. अब यहाँ पर सपोज मेरा पॉइंट है M1, यहाँ पर है पॉइंट M2, यहाँ पर है पॉइंट M3, 4, 5, 6, ऐसे डिफरेंट मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे यहाँ पर. तो ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ. तो होगा क्या कि अगर ये मेरी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, तो मास M तो यहाँ पे ही लगेगा नीचे, mg तो यही लगेगा नीचे. ओके, तो वेट फोर्स तो वहीं लगने वाला है. ये F, mg मतलब क्या, ये एक्चुअल में F है. ओके, वेट फोर्स नीचे लग रहा है, और R रोटेशन हो रहा है तो रेडियस भी होगा. तो ये हो गया क्या, इसका से रेडियस, ये एक्सिस तक का, तो ये रेडियस हो गया. तो ये F इंटू R करेंगे, दैट इज mgr. ओके, ये क्या बन गया मेरा, टॉर्क. डन. ये मेरा क्या बन गया, टॉर्क बन गया. तो ये तो एक पॉइंट का वैसे टॉर्क बना, वैसे ये दूसरे पॉइंट का क्या बन गया, टॉर्क बन गया. से T1, T2, देन T3,
ऐसे ही सारे पॉइंट का टॉर्क बनेगा। अब ये सारे पॉइंट का टॉर्क अभी हम देखेंगे तो कपल और टॉर्क मूवमेंट तो डायरेक्शन देखेंगे, तो ये सपोज नीचे है तो ये ऐसे जा रहा है और ऐसे, तो ये ऐसी डायरेक्शन हो गई। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज, तो से वी विल टेक पॉजिटिव। वहां पर भी नीचे ही है लेकिन एक्सिस यहाँ पर है तो ऐसी घूमेगी, तो वो कौन सी हो गई? क्लॉकवाइज। तो भाई एक दूसरे को नेगेटिव प्लस माइनस होगा। अगर ये प्लस माइनस हुआ और टोटल समेशन ऑफ टोटल टॉर्क, ग्रेविटेशनल टॉर्क, ये ग्रेविटेशनल टॉर्क ही है ना, क्योंकि सिर्फ एम और जी है, कोई दूसरा फोर्स नहीं है। हाँ भाई, सिर्फ एम और जी, मतलब उसका वेट फोर्स ग्रेविटी के वजह से जो लग रहा है वो, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल टॉर्क सब जगह सारे पॉइंट्स का जो पॉइंट पे अगर जीरो हो जाए तो वो क्या है? हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सपोज मान लो ये पॉइंट पर मेरा टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क जीरो हो जाता है, कि मतलब जहां जितने ये साइड से प्लस हो रहे हैं उतने ये साइड से माइनस हो रहे हैं, तो जीरो हो गया। दैट मीन्स के दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सारी की सारी ग्रेविटी, जैसे मास वाला नहीं कि सारी की ग्रेविटी जहां लग रही हो दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नहीं, सारी की सारी ग्रेविटी जहां लग रही हो मतलब ग्रेविटी तो सब जगह लग रही है, तो सब जगह लग रही है तो सब जगह ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटेशनल टॉर्क भी है। हाँ, तो सारा का सारा ग्रेविटेशनल टॉर्क मतलब कि टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क जहां पे जीरो हो जाए, मतलब सब प्लस माइनस कर दो, थोड़ा भी ना बचे, तो वो क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क बिकम्स जीरो, तो वो पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अब समझो कि इफ टोटल, मैंने एक पॉइंट तुम्हें लिखवाया है, as soon as the net torque acts, ऐसा लिखवाया है डेफिनेशन के बाद, as soon as net torque acts it rotates and it falls। ओके, तो समझो कि यही है, वापस वो रॉड वाला आ गया, ऐसा समझो। तो यहां पे ऐसे ऊपर से फोर्स लग रहा है, यहां से ऐसे नीचे से फोर्स लग रहा है। ओके, तो ऊपर से भी फोर्स लग रहा है और नीचे से भी फोर्स लग रहा है, तो बैलेंस हो जाएगा, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं है लेकिन रोटेशनल मोशन हो सकती है। ओके, तो मान लिया कि सपोज ये बीच वाला पॉइंट है वो दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास नहीं। हमें पता है सेंटर ऑफ मास जैसे हमने वहां रखा था, तो यहाँ हमें पता है कि ये छोटी साइड है और ये बड़ी साइड है, तो यहाँ मास ज्यादा है तो ये साइड गिर जाएगा। तो हमने क्या किया कि थोड़ा फलक्रम हमने चेंज कर दिया। ओके, तो हम ऐसे फलक्रम को चेंज कर रहे हैं, भाई खर्चा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा देखो, अब ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बोल सकते, सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं। डन। ओके, तो ये पॉइंट है। ओके, हमने बोल दिया कि सेंटर ऑफ मास, क्यों एग्जैक्टली सेंटर में नहीं था वो, मैंने ये साइड से पकड़ा हुआ था, क्योंकि ये हैवी है तो यहाँ गिर जा रही थी, तो मैंने यहाँ से ही पकड़ लिया, तो बैलेंस हो गया। ये साइड मास थोड़ा ज्यादा कर दिया। ओके, फलक्रम को ये साइड जाने दिया। ओके, तो लीवर आर्म देखो, ये आर्म यहाँ पे बढ़ गया, तो एफर्ट, कम एफर्ट से भी बैलेंस हो गया ये। ओके, लाइक दैट। सो वो कंसेप्ट हमने यूज किया। तो ये सेंटर ऑफ मास की बात थी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब रोटेशनल टॉर्क जीरो। रोटेशनल टॉर्क जीरो मतलब यहां से फोर्स लग रहा है, यहां से भी फोर्स लग रहा है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रही है बट रोटेशनल मोशन हो सकती है, तो ये रोटेशनल मोशन हो रही है। तो ऐसा समझो कि अभी रोटेशनल मोशन एग्जैक्टली ऐसे यहां पे है और यहां पर है, रोटेशनल मोशन है, तो ये रोटेशनल मोशन हो गई। ओके, बट ऐसा समझो कि ये तो अनबैलेंस्ड है, बट ऐसा समझो कि तुमने कोई बैलेंस्ड पेन ली हुई है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ओके, तो उसका फलक्रम मैं थोड़ा भी चेंज करूं, मतलब ऐसा समझो, मान लो कि ये जो है वो CG ही है। ओके, ये पॉइंट क्या है? CG ही है, मतलब मिडल में ही, ऐसा मान लो मिडल में है। ओके, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, दोनों डिस्टेंस सेम है, और अगर वो बैलेंस रह पा रही है तो वो सेंटर ऑफ मास है, और वो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस्ड है और सेंटर में है। अगर बैलेंस नहीं होती तो ये क्या हो जाती? गिर जाती। ओके, गिर गई, दैट डज नॉट मीन कि सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया ना,
सेंटर ऑफ मास तो बॉडी का जहां है वहीं रहेगा। ये मेरी उंगली पे है या मेरे पॉकेट में है, सेंटर ऑफ मास तो जहां है वहीं है। समझ में आया? बॉडी कहीं पर भी हो, क्या कुछ भी कर रही हो, सेंटर ऑफ मास तो जहां है वहीं है। सीजी का ऐसा नहीं है। सीजी के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए फोर्स लगाने वाली चीज है कि अगर ये रॉड है, हमने बात की कि ये हमारा रॉड है और ये हमारा है से सेंटर ऑफ मास और यही हमारा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पहले सेंटर ऑफ मास की बात करें मतलब पूरी बॉडी का मास वहां कॉन्सेंट्रेटेड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो मतलब टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ये पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, जीरो। टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ये पॉइंट पे जीरो है का मतलब क्या है कि सपोज मेरा ये एफ लग रहा है और ये डिस्टेंस है 1 मीटर, कितना यहाँ तक का, और ये डिस्टेंस भी कितना है 1 मीटर, और यहाँ पर भी लग रहा है एफ, ये है 1 न्यूटन और ये भी है 1 न्यूटन। ओके, तो देखो ये 1 न्यूटन 1 मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके, तो ये टॉर्क हो गया, लेकिन कौन सा टॉर्क हो गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस, और वो ये भी सेम वैल्यू लेकिन माइनस, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सीजी हो गया क्योंकि यहाँ पे जीरो हो रहा है। अभी मैं बोलूं कि ये पॉइंट सीजी है मेरा, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेट टॉर्क देखो जीरो नहीं होगा, ये डिस्टेंस 1 मीटर नहीं है, ये आधा है 0.5 मीटर। डन, तो ये अब गिनो तो कितना होगा 1 इंटू 0.5, और ये कितना होगा से कौन सी डायरेक्शन में है, ये ऊपर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन बनी, दोनों ही वो डायरेक्शन में। देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स तो लगा रहा हूं, ऐसे है, तो एक फोर्स लग रहा है यहां से ऐसे ऐसे, और एक फोर्स लग रहा है ऐसे, तो वही डायरेक्शन है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। यहाँ पर इन दिस केस दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हुई 1 0.5 से प्लस कितना हो गया से 1 इंटू 1.5, ऑब्वियसली जीरो आंसर नहीं आने वाला। समझ में आया? ओके, जीरो आंसर कैसे आएगा, लेकिन अगर और इक्वल आंसर भी नहीं आएगा। मतलब ऐसा समझो कि मैं जो क्लॉकवाइज है उसको वन साइड रखूं और एंटी क्लॉकवाइज है उसको दूसरी साइड लिखूं, तो इस केस में देखो क्या होगा 1 इंटू 0.5 और यहाँ पर 1 इंटू 0.5, मतलब कि ये है तो डायरेक्शन ये है, तो मतलब ऐसा समझो कि यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ ना, ऊपर लगा दिया, तो एग्जैक्ट बन जाएगा 1 न्यूटन। डन, दोनों 1 न्यूटन है, दोनों का डिस्टेंस 1 मीटर है। समझ में आया? तो यहाँ तो फिर हम बोलेंगे कि ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा। बट मैं कहना ये चाहता हूं कि कोई भी ऐसा रॉड हमने लिया हुआ है जहां पर ये हमने लिया है, तो अभी जैसे हमने वो सीडी की बात की थी, ये सीडी की बात की हमने, ओके, तो ये सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट तो ऐसे करके यहाँ है, ओके, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और यहाँ पॉइंट है तो से ये ऊपर वाले पॉइंट है, तो ये पॉइंट पे सपोज नीचे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ऐसे करके ऐसे, ओके, मतलब जो डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड से ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो ये डाउनवर्ड से ऐसे जा रहा है, तभी तो रोटेशन हो पा रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन है क्या, नहीं है, रोटेशनल मोशन है। तो वही केस में बता रहा हूं कि अगर ऐसा केस है तो ये F1 है से 1, वैसा ही अगर हम ले ले कि से, तो ये मेरा पॉइंट है और ये मेरा दूसरा पॉइंट है, सो से ये है mg, और mg नहीं लिख रहा हूँ मैं, ओके, ये है मेरा 1 न्यूटन और ये डिस्टेंस है 1 मीटर, एंड ये भी डिस्टेंस है 1 मीटर, और ये कितना है से 1 न्यूटन। ओके, तो ये लग रहा है ऐसे, दैट इज लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 1 प्लस में होगा और ये लग जाएगा ऐसे, दैट इज क्लॉकवाइज, तो ये माइनस में होगा, सो दिस पॉइंट इज माई सी जी, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। समझ में आया? ओके, लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई ये पॉइंट मेरा सी जी है, ओके, तो वो पॉइंट सी जी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब यही इक्वेशन हम यहाँ लगाएंगे, तो से यहाँ पे आ गया से 1 इंटू से 0.5, ये प्लस में, एंड से माइनस वाला ये जो पॉइंट है दैट इज 1 इंटू से 1.5,
5 दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये पॉइंट पे हम बोल रहे हैं ना, तो वो पॉइंट तक का टॉर्क लेना पड़ेगा ना, तो वो पॉइंट का फोर्स तो उतना ही है लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया ना, वो पॉइंट तक का डिस्टेंस बढ़ गया। तो अब देखो 1 × 0.5 तो वो कितना हो जाएगा से 5 1 जा 5, ओके 1 से है तो फिर 0.5 होगा ना, क्या पूछ रहा हूँ मैं, ओके एंड माइनस ये कितना हो जाएगा से 1.5 इक्वल्स टू 0। तो आंसर आया नहीं आया, ओके आंसर क्या आया -1, ओके विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये पॉइंट जो है वो CG नहीं है, तो CG क्या होगा, एक से ज्यादा CG हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, यही पॉइंट है CG मेरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे एक से ज्यादा सेंटर ऑफ मास हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, 2 पॉइंट पे कैसे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, समझ में आ रहा है, ओके लाइक दिस इज अंडरस्टूड, श्योर, कोई डाउट, पक्का। तो ये हो गया हमारा CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके। सो जैसे मैं दूसरा सेंटेंस जो डेफिनेशंस के बाद, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क इज 0 as soon as net torque acts, ऐसा बोला है, as soon as net torque acts it fall down, ऐसे बोला ना हमने कि इट फॉल डाउन, मतलब क्या कि यहां पर ये है और ये है, तो ये थोड़ा ऐसा समझो कि ये फलक्रम है और यहाँ पे से ऐसे घूम रहा है, ये रोटेशन यहाँ से ऐसे घूम रहा है, लेकिन ये यहाँ पे नेट टॉर्क क्या हो गया, 0 नहीं है, मतलब नेट टॉर्क इज नॉन जीरो। जैसे नेट फोर्स नॉन जीरो होता है तो मोशन शुरू हो जाती है, वैसे ही यहाँ पर नेट टॉर्क 0 नहीं है तो रोटेशन शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, डन। सो दैट इज देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ से हम एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, बाकी हमारा काफी है, यस, बट इम्पोर्टेंट है तो हम फास्ट नहीं जा सकते, ऐसे टॉपिक्स हैं। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। 7.6. ये देखा था ना हमने लास्ट में। ओके, सो 6.7 ये रहा। ओके, सो क्या बोला गया है, देखो एग्जांपल 6.7, शो दैट मूवमेंट ऑफ अ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मूवमेंट। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा देखो, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों, जैसे मैंने पहले बताया था, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन ही नहीं है और डायरेक्टली बोला है शो दैट, जस्ट लाइक मैथ्स के थियरम हो वैसे। ओके, सो हमें शो करना है कि जो हम कपल लेते हैं और वो कपल जो पॉइंट के अराउंड में हम वो उसको घुमाते हैं, तो वो पॉइंट तुम कोई भी लो वो मैटर करता नहीं है, ऐसा बताओ। तो हम ऐसा बताते हैं, देखो क्या है ये, हमने ही हमारे इजीनेस के लिए हमने ऐसी फिगर ले ली है। से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज पॉइंट से ओ। ये थोड़ा टेढ़ा बता रहा है, हम सीधा सीधा ही बता देते हैं। से दिस इज F1 एंड से दिस वन इज से F2, लाइक दैट, एंड दिस इज द डिस्टेंस R1 एंड दिस इज द डिस्टेंस R2। सो देखो अब हमें टॉर्क लेना है, ओके, और हमें बताना है कि वो O के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो कैसे बताएंगे, देखो, कंसिडर अ कपल शोन इन फिगर द फोर्स F एंड -F एक्ट रिस्पेक्टिवली एट द पॉइंट। तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसको भी F1 लिखो, इसको भी F1 लिखो, लेकिन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सो से R1 R2 एंड से आई विल इरेज दिस। सो दिस इज से F1, अरे दिस इज से F1 एंड दिस इज से -F1। डन। ओके, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों सेम लिया मैंने, डिफरेंट क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उससे फिर वो ट्रांजिशन मोमेंट में आ जाएगा। करेक्ट है। एट द सेम टाइम यहाँ बोला गया है कपल, तो कपल का तो डेफिनेशन ही है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ओके, तो हमने इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ले लिए हैं।
दी एफ एक्स ओके R1 एंड R2 पॉइंट है। द मोमेंट ऑफ कपल अगर हम फाइंड करें, सो दैट मोमेंट ऑफ कपल दैट इज द नेट टॉर्क। ओके, मोमेंट ऑफ कपल मतलब क्या? द नेट टॉर्क। सो नेट टॉर्क इज द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द टू फोर्सेस, मतलब जो भी फोर्स है उतना वो नेट टॉर्क टाउ जो है दैट विल बी इक्वल्स टू जो भी लग रहे हो वो। तो देखो पहले ये कहां लग रहा है, से इतना है एंड दिस डिस्टेंस इससे R1, तो यहां पे तुम चेक कर रहे हो, सो ऐसे लग रहा है, मतलब क्लॉकवाइज है। ओके, सो ये क्लॉकवाइज हो गया, इन्होंने नेगेटिव वो तो फोर्स का लिया हुआ है, तो ये ले लिया हमने, तो क्या लिया है से -F1 इंटू से R1, समझ में आ गया? ओके, एंड देन वहां पे लिया है अगेन से R2 इंटू से F। ओके, तो ये F है और ये डायरेक्शन में है। ओके, ये F और ये डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टली ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही बन रही है। देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस, सो दैट इज F1 इंटू से R2। तो फिर ये क्यों? ये इसका नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज का नेगेटिव नहीं है। ओके, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव है, इसलिए यहाँ उसका नेगेटिव है। कपल की डायरेक्शन, जो टॉर्क की डायरेक्शन हम बात कर रहे हैं, वो हमने क्लॉकवाइज नेगेटिव ली है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ली है। दोनों ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, लाइक दिस। डन? ओके, सो we can say they are the vectors. Okay, so क्या होगा कि F तो कॉमन है क्योंकि सेम है, इक्वल। ओके, तो F1 को तुम कॉमन ले सकते हो से इनटू R2 माइनस R1। डन? ओके, F1 को कॉमन ले लिया तो हम ऐसा लिख सकते हैं R2 माइनस R1। देखो, तो F कॉमन ले लिया, इनसे R2 माइनस R1। अब अगर हम बात करें तो वेक्टर हमने ऐसे लिया हुआ है कि एक यहां से यहां ये और यहां से यहां ए और ए बी हमने ऐसे वेक्टर लिया है सपोज। तो वेक्टर एडिशन का रूल हम देखें तो हम वेक्टर एडिशन के रूल, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम देखें तो क्या होता है, से R1 प्लस से ए बी is equals to say R2। डन? ओके, सो क्योंकि ये देखो R1 का डायरेक्शन ये और AB का डायरेक्शन ये, तो इसका एंड और वो लास्ट वाले का जो एंड है वो कनेक्ट कर दिया, तो दैट इज इक्वल्स टू R2। वही ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू AB हो जाएगा। तो ये R2 माइनस R1 ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसकी वैल्यू हम अगर यहां लिख दे, सो दैट इज F1 इंटू ये हो गया क्या, AB। डन? तो ये प्रूव हो गया। देखो कि टॉर्क जो है दैट इज कपल जो बनेगा, वो हमें क्या बताना था, कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट। हमने मोमेंट कहां पे ली है, पॉइंट नंबर O, और से पॉइंट O के अकॉर्डिंगली हमने मोमेंट ली है। तो वो बोल रहे हैं कि वो डिपेंड ही नहीं करता कि तुम्हारा पॉइंट O कहां है, तो नहीं कर रहा है। देखो लास्ट आंसर जो वो है उसमें O के रिलेटेड कुछ है ही नहीं। ओके, सिर्फ हमें F की वैल्यू बोली है और A भी। तो मान लो कि मेरा पॉइंट O यहां पर है, तो भी आंसर तुम्हारा यही आएगा। समझ में आया? पॉइंट O तुम्हारा यहां पर है तो भी आंसर ये आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भी तुम क्या लिखोगे, F1 इंटू यहां तक का डिस्टेंस मैंने R1 लिया है, तो F1 इंटू R1 वही लिखोगे, एंड देन से अगेन F1 इंटू से R2 यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि R1 और R2 चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि वो तो हमारे पॉइंट तक के डिस्टेंस है, तो ये R1 नहीं है और ये R2 नहीं है, तो लिखोगे तो वापस वही, और ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से वापस वही आने वाला है। सो कहने का मीनिंग क्या है कि तुम्हारा पॉइंट O कहीं पर भी हो, लेकिन जो टॉर्क, जो मोमेंट तुमने ली हुई है, वो जिस पॉइंट के अबाउट में मूवमेंट ली गई है, वो पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिंपल, बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल है बट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना फिगर गिवन है, ना कोई डेटा गिवन है, ना कोई एनालिटिकल वैल्यू गिवन है। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, चलो।
सो नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन और से न्यूमेरिकल 6.8 ये सो दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर से 6.8। देखो अगेन क्या बोल रहे हैं 6.8 में, अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये टोटल जो है वो कितना है 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 4 kg इन मास, तो उसका मास कितना है 4 kg एंड कहां गया मास सपोर्टेड टू नाइफ एजेस, तो ये जो दो नाइफ एजेस है वहां से सपोर्टेड है, नाइफ एजेस दो एंड पे है, दैट मींस वहां रिएक्शन फोर्स लगेगा, लिखा हुआ फिगर में हमें गिवन है R1 एंड R2 एंड ये नाइफ एजेस कहां पर है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, मतलब जो एंड है ओके ये हमारा रॉड है, यहां पर नाइफ एज है, यहां पर भी नाइफ एज है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है 70, टोटल डिस्टेंस 70, AB नाम है, यस AB। सो ये लिखते जाओ कि सपोज AB कितना है 70 सेंटीमीटर ओके, और बीच का पॉइंट से G है मेरा G ओके। सो क्या बोल रहे हैं 10 सेंटीमीटर, मतलब से A इसका नाम है K1 और K2 नाम दे देते हैं, से दिस इज K1 एंड दिस इज K2। सो A K1 इज इक्वल टू B K2 इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर ओके। क्या बोल रहे हैं A K1 एंड B K2 वो कितना है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड, जो दिया हुआ है वो लिखते जाते हैं तो न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा। फ्रॉम ईच एंड अ 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दी वन एंड, मतलब कि एक एंड से 30 सेंटीमीटर, चलो यहां से मान लो ये 70 है तो देखो यहां से भी पता चल जाएगा वो 70 है तो AG कितना हो जाएगा, AG इज इक्वल्स टू BG इज इक्वल्स टू 35 हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट G तो वो तो आधे पे डाल देना, हम यूनिफॉर्म मास है गिवन है हमारा, तो वो हमने डाल दिया 35 सेंटीमीटर, लेकिन अब क्यों बोल रहे हैं 35 नहीं 30 सेंटीमीटर पे एक लोड है, से ये मेरा पॉइंट उन्होंने बोला है से P, तो मेरा P है और ये डिस्टेंस कितना है दिस मच, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ही है, यस 30 ही है, और ये लोड कितना है 6 kg, सो दिस इज 6 kg डन। और ये 6 kg है बट उसका मास कितना था 4 kg, तो यहां पे कितना है 4 kg उसका खुद का मास रॉड का, डन ओके। ये जो जो गिवन है वो हम लिखते जा रहे हैं, 30 सेंटीमीटर लिखा है तो उसको भी हम नाम दे देते हैं AP, AP इज व्हाट 30 सेंटीमीटर ओके। देन बस इतना गिवन है। फाइंड द रिएक्शंस एट द नाइफ एजेस, मतलब के नाइफ एजेस पे जो रिएक्शन होगी, से दिस इज से R1 एंड दिस इज से R2, तो R1 एंड R2 हमें फाइंड करना है। एज्यूम द बार इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड होमोजेनियस, तो जो बार है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है और होमोजेनियस है, तो मास पूरा, इसीलिए मैंने G को एकदम सेंटर में ले लिया है एज्यूम्ड, अगर ना बोला हो कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है तो हम होमोजेनियस ही पहले से ही मान लेंगे, और ये गिवन ना हो तो भी हम ऐसे ही मान लेंगे। तो ये जो गिवन है उसके बेस पे हमने इतना लिख लिया है, इतनी डेटा हमारे पास आ गई है, डन। फाइंड क्या करना है R1 और R2 फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, वही अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या, रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाओ, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाओ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन द सेंस, तो डन ओके। तो सबसे पहले अगर हम लगाए से कौन से, ये वाले इक्विलिब्रियम से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कैसे लगाएंगे, देखो अब ऊपर जाने वाले फोर्सेस कौन से हैं, R1 R2 दो है, सो से R1 प्लस R2, नीचे जाने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, ये रहे कौन कौन से, वेट फोर्स, तो से W1, ये है W1 सपोज और ये है W2, सो W1 माइनस W2 इज इक्वल्स टू 0, डन। अब R1 और R2 तो ढूंढना है, लेकिन ये तो है ना मेरे पास
R1 प्लस R2 माइनस W1 मतलब ये, तो ये क्या है M इंटू जी, तो W1 मतलब 6 इंटू जी, तो 6G माइनस W2 दैट इज 4, तो 4G इज इक्वल्स टू 0। डन। Therefore R1 plus R2 is equals to 6G minus 4G, 10G और वो साइड जाएगा तो प्लस 10G। तो ये मेरा एक इक्वेशन मिला, R1 plus R2 is equals to से 10G। सिंपल। ओके, R1 plus R2 is equals to 10G। ओके, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाते हैं। ये हमने ट्रांसलेशनल लगाया, मतलब कि जो वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं वो लगाया। अब रोटेशनल फोर्सेस लगाते हैं, तो वो फोर्स इनटू डिस्टेंस कंसीडर करो। तो सबसे पहले अगर हम ले तो क्या लेंगे, से R1 ले लेते हैं। तो R1 यहां है और हम वो लेंगे कहां पे, से अराउंड G ही लेंगे, राइट, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड ही लेंगे ना हम। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड में अगर टॉर्क ले हम, सो R1 कहां जा रहा है, ऊपर से G के अराउंड में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब नेगेटिव, से हम लिख लेंगे R1 मल्टीप्लाइड बाय, लो बैटरी हो गई, हाँ, सो R1 मल्टीप्लाइड बाय, R1 लग रहा है K1 पे और से G, तो R1 मल्टीप्लाइड बाय K1G। डन। फिर दूसरा आ रहा है ये क्या था, P और से W1, हाँ, तो W1 G की तरफ कैसे जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो आएगा प्लस, दैट इज W1। हाँ, तो W1 ही लिखे क्या, नहीं ये लिखा ना हमने, W1 इज इक्वल टू 6G, सो 6G इंटू उसका डिस्टेंस कितना है, PG जितना, PG। ओके, देन और G पॉइंट पे लगने वाला तो 0 ही होगा। देखो, जो पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पॉइंट पे लगने वाले फोर्स की वजह से टॉर्क कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस 0 हो जाएगा ना। अब मैं बोलूं कि भाई W2 की वजह से क्या टॉर्क बन रहा है, तो क्या टॉर्क बनेगा, 4 kg तो आ रहा है, 4 kg, 4 इंटू G वो मेरा फोर्स है, बट डिस्टेंस R वो तो 0 है, तो वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 0, मतलब उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर आ गया वो R2, K2, यस R2 मतलब, तो वो आ रहा है ऐसे करके, मतलब क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस से R2 इंटू उसका डिस्टेंस K2G। और कोई बाकी रहा क्या, नहीं, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। डन। अब वैल्यू डालो, तो वैल्यू डालेंगे -R1 इंटू K1G ढूंढा था ना, नहीं ढूंढा, तो नहीं ढूंढा तो ढूंढ लेंगे। A2G पता है ना, कहां गया, ये रहा, A2G 35 है, A2G 35 है मेरा, और AK1 पता है 10 ही था, हाँ, A2G है टोटल कितना 35, और A2K1 है मेरे पास 10, तो 35 में से 10 निकाल दो तो मिल गया ना K1G। ओके, क्या है, AK1 प्लस K1G इज इक्वल्स टू AG, ऐसा लिखते हैं हम, AK1 प्लस K1G इज इक्वल्स टू टोटल AG। तो अभी मेरे पास AK1 तो है 10 प्लस K1G ढूंढना है, और AG भी मेरे पास है 35, तो K1G कितना हो गया 25, तो वैल्यू डाल दो, K1G इज इक्वल्स टू 25। ये क्या था, सेंटीमीटर, तो भाई मीटर में डालो डायरेक्ट, नहीं तो हाँ मीटर में ही डालो ना, फिर पंगा हो जाएगा। ओके, तो 0.25 प्लस 6G इंटू P2G का डिस्टेंस देखो, AG कितना है, AG 35 और AP 30 है, AG 35 है और AP 30 है, तो PG कितना होगा 5 प्लस R2 इंटू K2G, जितना K1G होगा उतना ही K2G होगा, K1G 25 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 25, 0.25 इज इक्वल्स टू 0। डन। ओके, देन
सर पीजी की वैल्यू हमने डायरेक्ट फाइल ली है हाँ सेंटीमीटर होगी ओ यस 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 0.5 नहीं 0.0 0.5 0.5 सेंटीमीटर यस 0 वेरी गुड हाँ यस 0.05 अब आगे करेंगे हम तो क्या करें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और कुछ नहीं सो सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूं वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो लिखते हैं ऐसे ये लिखा है तुमने स्टेप हाँ तो मैं बोलूं तो फिर तुम बोलो चलो क्या है माइनस R1 इंटू 0.25 प्लस 6G into 0.05 plus R2 into 0.25 is equals to 0. is equals to 0 yes so अब therefore say minus R1 into 0.25 plus R2 into 0.25 is equals to ये पूरा वो साइड ले जाते हैं तो माइनस डन तो वो माइनस हो जाएगा 6 इंटू जी 9.8 ले हाँ चलो बोला नहीं है तो फिर तो देखो एक काम करते हैं हम पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 0.25 हट जाएगा माइनस R1 इंटू 25 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 6 30 जी हो जाएगा 30 इंटू 9.8 प्लस R2 इंटू 25 और इसको 100 से करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा 0 हाँ ये थोड़ा अच्छा है ओके नाउ अब करेंगे हम 30 इंटू 9.8 सो से 25 R2 minus 25 R1 is equals to 25 R2 minus 25 R1 is equals to minus 98 into 3 294 तो इसके बन गए से डिवाइड बाई 10 0 कट तो 98 इंटू 3 ही है 294 तो क्या आ गया 294 डन ओके इसका आंसर अब ये नेगेटिव को पॉजिटिव करे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 25 R1 माइनस 25 R2 इज इक्वल्स टू 294 और R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 294 डिवाइडेड बाई 25 डन ओके एक इक्वेशन हम लेके आए हैं R1 प्लस R2 का is equals to 10G okay so R1 plus R2 is equals to 10 into 9.8 तो 98 डन ओके सो ये हमारे पास आ गया अब इसका हम दो इक्वेशन को सॉल्व करना तो हम 10th में अच्छा सीख गए हैं इसको कट कर देते हैं एडिशन किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ट्वाइस R1 ओके इज इक्वल्स टू ये दोनों का प्लस 294 डिवाइड बाई 25 प्लस 98 सो 294 प्लस 98 इंटू 25 होल डिवाइडेड बाई 25 और ये करो अब आगे क्या होगा से और ये 2 भी नीचे चला जाएगा तो ये 2 अगर नीचे चला गया तो क्या होगा से 294 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल्स टू से 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1 4 7 तो 147 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 49 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 25 डन दोनों से 2 से डिवाइड कर लिया इसको और इसको तो ये मेरा आया अगेन 147 है ओके
सो 7 and 4 11 and 3 और 49 इंटू 25। R1 की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, क्या मिलेगी? 49 इंटू 25 करो। वन डबल टू फाइव, 225. यस 1225। ओके, R1 is equals to 147 plus 147 plus, yes 1225, 147 plus 1225 divided by 25. 25, yes. So 1225 147 divided by say 2 1, okay, 3 and 4 7 3 1372 divided by 25, that is R1। हमें R1 मिल गया। ओके, तो देख लो हमारा R1 यहाँ पे कितना है? 54.88। इतना तो कैसे आएंगे यार? 1372 divided by 25, so 25 5 जा, हाँ 125, डन। तो कितना हुआ? 12 and 2, अब 5 जा नहीं होगा तो 4 जा, यस 100, that is 22.0। अब कितना होगा? 8 जा 220, आंसर आ गया। R1 is equals to 54.8 न्यूटन, that is the answer we got। और इनका आंसर भी वही है, क्योंकि यहाँ पे वापस 200 आया, अब वापस एक 0 और एक 0 आ जाएगा। ओके, 200, यस, तो 0 और 8 सा एग्जैक्ट आंसर वी गॉट। समझ में आया? R1 डन। अब R1 मिल गया तो R2 भी मिल जाएगा, क्योंकि R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था? 10G, 10G राइट। हाँ, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 10G, सो R2 मिल जाएगा हमें। R2 इज इक्वल्स टू 98 minus 54.8, so that will come 43.12 न्यूटन। समझ में आया? Yes. तो यही ढूंढना था R1 और R2। कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम गया है, अदरवाइज न्यूमेरिकल में कुछ है नहीं। डन। सो क्या किया हमने सबसे पहले तो जो भी डिस्टेंसेस गिवन है वो लिख दिए। उसके बाद हमने ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम लगाया, जिसमें कितने फोर्स आए? 2 फोर्स तो रिएक्शन फोर्स थे और 2 फोर्स वेट फोर्स थे। तो वो दोनों को कंपेयर किया। R1 R2 पॉजिटिव अपवर्ड है तो पॉजिटिव, W1 W2 नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, वो लिखा, उनकी वैल्यू पता है हमें, तो mg लिख दिया, तो mg। ओके, तो वहाँ मिल गया हमें 10G। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाया, तो ये R1 उसकी डायरेक्शन देखी तो भाई क्लॉकवाइज है तो उसको माइनस लिखा, R2 उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव लिखा, W1 उसकी डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको भी पॉजिटिव लिखा। सबकी वैल्यू डाली, जो वैल्यू पता थी वो डायरेक्ट लिखी, जो नहीं पता थी उसको फाइंड की। जैसे कि K1G, तो K1 से G, तो भाई AG पता है, AK1 पता है, तो AG में से AK1 माइनस करेंगे तो हमें K1G मिल जाएगा 25। लेकिन सारी वैल्यूज हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमने सबको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद जस्ट कैलकुलेशन। ओके, सो सारी कैलकुलेशन हमने की और कैलकुलेशन के बाद हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया है 54.88 and 43.12। डन, सिंपल है। ओके, सो 6.9 वैसे इजी है, बता दूं, लेकिन इट विल टेक टाइम थोड़ा बहुत। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन ट्राई। ये जो कंसेप्ट हमने यूज किया, सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना है। कौन सा सेम कंसेप्ट? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
थोड़ा कंसेप्ट अलग है कि ये वॉल है तो वॉल पे फ्रिक्शनलेस वॉल बोली गई है, ओके, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, फ्रिक्शनलेस है। लेकिन ग्राउंड में फ्रिक्शनलेस सरफेस है वैसा नहीं गिवन है, तो वहां पर फ्रिक्शन लगेगा, ओके, वो कंसीडर करना है हमें। तो इसीलिए यहाँ पर देखो F लिखा है, वो है ये साइड में। तो समझेंगे, लेकिन ट्राई करना हो तो ट्राई करना, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में, अगर अदरवाइज हम लेंगे। अंडरस्टूड?